गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ रहे थे अर्य वेग, अनुप्रस्थ वेग, अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण से संबंधित एग्जाम्पल और क्वेश्चन। ठीक है, व्यंजक है उनके मान याद रखिए, जो क्वेश्चन है वो अलग अलग उनकी कंडीशन होगी, उन पर डिपेंड करेंगे। ओके, देखिए आज क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक छल्ला जो कि एक पतली लंबी चिकनी छड़ पर, देखो कोई छड़ है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो है गुण धर्म वो कौन कौन से हैं। वो पतली छड़ है, एक लंबी है और वो चिकनी है। तो चिकनी का मतलब ये है कि उस पर यदि आप कोई भी कण रखते हो, ठीक है, तो वो ना फिसल सकता है। ठीक है, पर फिसल सकता है, ये चीज दे रखी है। कौन फिसल रहा है? एक छल्ला फिसल रहा है और फिसल किस पे रहा है? चिकनी छड़ पे फिसल रहा है, उसकी लंबाई भी है और वो पतली। ठीक है, आगे छड़ के एक सिरे ओर से, तो कोई एक सिरा हो जाएगा वो जिसको आप मूल बिंदु बोलते हो, ध्रुव बोलते हो, ओर से डी दूरी पर स्थित है। कौन? ये छल्ला। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा मतलब है। फिर हम छड़ को एक समान रूप से बिंदु ओ के सापेक्ष एक क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। एक समान रूप से मतलब जो इसका वेग होगा, कोणीय वेग, वो क्या होगा? नियत होगा। देखो ये आपका क्षैतिज तल और ये इस तरीके से इसका ऊर्ध्वाधर तल। तो क्षैतिज तल में तो बिंदु ओ है, उसके सापेक्ष घुमाओगे इस तरीके से, तो जो इसका बिंदु ओ के सापेक्ष क्षैतिज तल में घुमाओगे एक समान रूप से, एक समान से रूप से मतलब है कि आप है ना कोणीय वेग से घुमा रहे हो, तो जो कोणीय वेग है, देखो है ना घुमाओगे तो कोणीय तो परिवर्तन होगा, और वो कोण क्या है? एक समान रूप से, यानी वो नियत है। ओके, सिद्ध कीजिए कि छल्ला वक्र r इज इक्वल टू डी कोस हाइपरबोलिक थीटा में घूमता है। ठीक है, ये आपको दिखाना है कि वो छल्ला है, वो ये आपका होगा कोई वक्र, इसमें वो गति करेगा, घूमेगा। कौन कौन सी चीजें दी गई हैं? छल्ला है वो जो आपका ध्रुव है वो उससे डी दूरी पर स्थित है कहां पर? वो एक ना छड़ पर है। छड़ वो चिकनी है, लंबी है और पतली है। इसके अलावा जो छड़ है आपकी, उसको एक समान वेग से यानी कोणीय वेग से ओ के सापेक्ष एक खंड क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। प्रूफ करना है कि छल्ला है वो इस वक्र में गति करेगा, घूमेगा। ओके, देखिए ये ओ ए आपकी छड़ है कोई। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ओ से डी दूरी पर स्थित आपका कोई छल्ला है। ओ से डी दूरी पर वो अपन ने पॉइंट ले लिया बिंदु बी। तो जो आपका छल्ला प्रारंभ में है वो कहाँ पे स्थित है? बिंदु बी पर स्थित है। ओ ए है वो छड़ की प्रारंभिक स्थिति है, बिंदु बी है वो छल्ले की प्रारंभिक स्थिति है। बिंदु बी की ओर से जो दूरी है वो कितनी है? स्मॉल डी। ओके, अब क्या कह रहा है कि छड़ को एक समान रूप से बिंदु ओ के सापेक्ष, इसके सापेक्ष घुमाइए। ये आपका क्षैतिज तल है इसमें, तो देखो ये इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो किसी समय टी समय पश्चात, अपने को पता नहीं देखो, लेकिन अपन ले रहे हैं टी समय पश्चात, इस तरीके से इसको घुमा रहे हैं। तो टी समय पश्चात ये जो छड़ है इसकी स्थिति क्या है? ओ सी है। इसकी स्थिति क्या है? ओ सी है। ठीक है, और जो ये बिंदु है पी, इसके निर्देशांक आर थीटा। तो पी है वो क्या है? छल्ले की स्थिति है टी समय बाद में। ये दूरी आर हो जाएगी होगी, ये कौन? ये इसका एक छोटा सा आप समझ सकते हो कि डायग्राम है। जो ओ ए है वो क्या है? वो छड़ की प्रारंभिक स्थिति है। ओ सी है वो क्या है? टी समय बाद में छड़ की स्थिति है। डी है वो क्या है? वो छल्ले की प्रारंभिक स्थिति है। जो पी है वो क्या है? टी समय बाद में छल्ले की स्थिति है। इसके निर्देशांक आर थीटा। ओके,
तो यदि ओपी की अनुदिश बात करें, ये इसकी एरिया दिशा हो जाएगी और ये इसकी अनुप्रस्थ दिशा। ध्यान रहे छड़ कैसी है, चिकनी है। ओके, तो इसमें जो छल्ला है वो आपका फिसल सकता है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ छड़ की प्रारंभिक स्थिति ओ ए है, जहां पे ओ क्या है, ध्रुव है। ठीक है, जैसा इसमें दिया गया उसी हिसाब से आप लैंग्वेज अप्लाई कर दीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। छल्ले की प्रारंभिक स्थिति बिंदु बी है और बिंदु बी की ध्रुव है। ओ से दूरी कितनी दे रखी है, डी, अर्थात ओ बी का मान हो जाएगा स्मॉल डी। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लैंग्वेज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखो ओके, तो लैंग्वेज आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप नोट कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर इसका डायग्राम बना लीजिए और ये थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए। हम इसको हल करते हैं। हम ये लेके आएंगे, जो छल्ला है वो इस वक्र में घूमेगा, गति करेगा। ठीक है, तो ये तो प्रारंभिक स्थिति की बात हुई। आप देखते हैं कि किसी समय टी समय पश्चात जब छड़ को एक समान रूप से बिंदु ओ के सापेक्ष यानी ध्रुव के सापेक्ष एक क्षैतिज तल में घुमाया जाएगा। ओके, तो उसकी और बात करते हैं। शुरू करो आप। तो ये आपको दिया गया है कि जो छड़ है उसको बिंदु O के सापेक्ष एक समान रूप से क्षैतिज तल में घुमाया जाता है, और घुमाओगे तो ये जो स्थिति कुछ ना चेंज होगी, परिवर्तित होगी। उसी को हम लेंगे टी समय पश्चात। तो टी समय बाद की स्थिति है छड़ की और छल्ले की, वो आपके सामने है, उसको लिख देते हैं। तो जब जो छड़ है उसको आप ना क्षैतिज तल में घुमाओगे एक समान रूप से, तो टी समय बाद की स्थिति है वो छड़ के लिए हो जाएगी ओ सी, और जो छल्ले की स्थिति हो जाएगी टी आर थीटा।
जहाँ पे OP इज इक्वल टू R। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है उसकी बात करते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या है। देखो छड़ है वो आपकी चिकनी है, ठीक है, और इसमें जो छल्ला है वो फिसल सकता है। तो यहाँ पे देखो जब T समय पर बिंदु P पे छल्ला है तो जो चिकनी छड़ है क्या वो फिसल के इधर नहीं आएगा, आ जाएगा ना। छड़ है वो चिकनी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ देखो यहाँ पे क्षैतिज समय में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब T समय बाद में यहाँ पे स्थिति आएगी तो आपका छल्ला फिसल के है वो बिंदु O यानी ध्रुव की ओर गति करेगा, करेगा नहीं करेगा। ओके, यदि इतना है तो देखो जो ओपी के अनुदिश की बात करें, जो ओपी के अनुदिश की बात करें मतलब ये इधर जाएगा। ये जो आपका समझ सकते हो कि अगर वेग की बात करें तो आर्य वेग, और त्वरण की बात करें तो आर्य त्वरण, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ओपी के अनुदिश है वो छल्ले पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो था, आपको इसको इधर लेके जाना है और ये किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है कि ओपी के अनुदिश जो छल्ला है उस पे कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ओपी के अनुदिश कौन सा, आर्य वेग या आर्य त्वरण, कौन से काम में लेंगे, आर्य त्वरण को। क्यों, क्योंकि जो बल है वो त्वरण के समानुपाती होता है, F इज इक्वल टू एम ए, आप जानते हो इतना, ठीक है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि बल और त्वरण के समानुपाती है। तो बल कार्यरत नहीं है मतलब कोई त्वरण भी कार्यरत नहीं है, तो मतलब आर्य त्वरण है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, और तो देखो इसकी थ्योरी है, कैलकुलेशन है, वो हो ही जाएगी। ओके, तो जो यहाँ पे जो टी समय बाद में बात करें, जो आपके छल्ले की स्थिति है बिंदु P, वो OP के अनुदिश है, उस छल्ले पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात आर्य त्वरण कितना होगा, शून्य होगा, जीरो। ओके, देखिए लिखते हैं। तो ये बात लिख सकते हो आप, दिया गया है कि छड़ और चिकनी है, तब टी समय पर यानी बिंदु P पर छल्ले पर आर्य दिशा OP के अनुदिश कोई भी बल कार्य नहीं होगा, कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात जो इसका आर्य त्वरण है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आर्य त्वरण होता क्या, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, समीकरण फर्स्ट है, यहाँ से आपकी कैलकुलेशन है वो चालू होगी, और आपको लेके आना है आर का मान डी कोस हाइपरबोलिक थीटा। तो ये समीकरण है आपके सामने, और देख लीजिए इसमें ना क्या क्या दिया गया है, उनका उपयोग करो और इसको हल करो। आर का मान आपको ज्ञात करना है, क्या आना चाहिए, डी कोस हाइपरबोलिक थीटा। ओके, देखो आप समीकरण एक तक डायग्राम तो आपने बना ही दिया होगा।
तो ये बात लिखनी है आपको यहाँ से कि छड़ को एक समान रूप से क्षैतिज तल में घुमाया जा रहा है और छड़ घूम रही है तो साथ में छल्ला भी घूम रहा है, क्योंकि छल्ला है वो छड़ पे स्थित है। तो इसका मतलब एक समान रूप का मतलब ये है जो कोण है उसमें परिवर्तन होगा नहीं, यानी यहाँ पे जो वेग होगा वो कौन सा होगा, कोणीय वेग होगा, नियत होगा। और कोणीय वेग क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, और वो क्या है, नियत है, अचल। डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, जहां पे ओमेगा क्या है, कोई कांस्टेंट है। ओके, देखो एक समान रूप का मतलब ये है कि उसमें कोण परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोण है वो फिक्स है, चाहे वो कोई भी कोण हो। ठीक है, तो कोण में परिवर्तन होगा नहीं, तो यहाँ पे कौन सा वेग हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। उसका प्रतिचिन्ह आपको बताइए डी थीटा बाई डी टी, और उसका मान कोई कांस्टेंट ले लिया अपन ने ओमेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, थीटा डॉट, ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में देखिए। समीकरण 1 में 2 से जो आर डबल डॉट है उसको क्या लिख सकते हो, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर, और ये डी थीटा बाई डी टी यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या या इसको समीकरण क्या लिख सकते हो, ये कैपिटल डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जो कैपिटल डी है उसका मान डी बाई डी टी, अचल गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण। आप इसको आसानी से हल कर सकते हो, बराबर में 0 है तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसका विशिष्ट समाकलन यानी पी आई आपको ज्ञात करना नहीं है, केवल सी एफ ज्ञात करना है। सी एफ ज्ञात करने के लिए आप इसकी सहायक समीकरण लिखोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन ए ई। देखिए हल करते हैं इसको आगे। जो समीकरण 3 है उसका हल क्या होगा, मान किसका आएगा, आर का आएगा, और मान होगा क्या इसका, ओनली सी एफ होगा, पी आई होगा नहीं। तो समीकरण 3 का पूरक फलन ज्ञात करना है आपको। समीकरण 3 का पूरक फलन ज्ञात करने के लिए जो एफ डी है, एफ डी का मतलब डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसमें डी की जगह एम रख देते हैं, हालांकि एम की जगह कुछ हो रहा था तो कैपिटल एम रख देते हैं, बड़ा एम रखते हैं, उसको रख देते हैं 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आसानी से मान आ जाएंगे एम के, एम माइनस ओमेगा, एम प्लस ओमेगा, एम का मान प्लस माइनस ओमेगा। वास्तविक है, भिन्न भिन्न है, काल्पनिक तो है नहीं, आयटा तो है नहीं, तो इसका जो पूरक फलन होगा वो क्या हो जाएगा, मान किसका आएगा, आर का, पहला कांस्टेंट C1 की पावर ओमेगा, किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष हो रहा है। ओके, C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी, C1 C2 उपयुक्त चर। ओके, तो ये इसका आगे का प्रोसेस है, नोट कर लीजिए आप।
आगे करते हैं फिर हम इसको। अब देखिए ये अपने पास लास्ट इक्वेशन है, r इज इक्वल टू सी वन ई की पावर ओमेगा टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। अब आप यहाँ से थोड़ा सा सोचिए, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कोस हाइपरबोलिक टी में, मतलब जो एक फलन है हाइपरबोलिक फलन में आंसर आ रहा है इसका। तो हाइपरबोलिक और जो ये ई की पावर में मान है इनमें कुछ संबंध होता है और वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से निकालोगे तो मान ई की पावर में आएगा, अपने को मान चाहिए हाइपरबोलिक फलन में, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन में। तो देखिए वो होगा कैसे, इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये मान होते हैं कोस हाइपरबोलिक थीटा और साइन हाइपरबोलिक थीटा। उम्मीद है आपने पढ़े होंगे। कोस हाइपरबोलिक थीटा होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बाई 2। साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है, इसमें माइनस आ जाता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ से आपको ये जो इक्वेशन है इसको इस रूप में बनाना होगा। तो देख लीजिए, एक में कोस आएगा, एक में साइन आएगा, कोस वाले के लिए प्लस, साइन वाले के लिए माइनस। तो जो C1 C2 है उनके जगह अपन कोई दूसरे कांस्टेंट के रूप में मान रखेंगे, एक में प्लस एक में माइनस। देखिएगा यदि C1 की जगह क्या लोगे, अब इसके आगे के दो ले लेंगे C3 C4, एक में प्लस बाई 2 एक में माइनस बाई 2, जहाँ पे C3 C4 भी क्या है कांस्टेंट ही है, तो अपन इनको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मान कितना हो जाएगा, तो C1 है उसकी जगह C3 प्लस C4 बाई 2 और C2 उसकी जगह C3 माइनस C4 बाई 2। अब इनमें ले लीजिए कॉमन, एक तो आ जाएगा C3 कॉमन आ जाएगा, एक C4 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट लिख सको तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देना एक स्टेप में, इतना ही होगा बस। कॉमन ले लीजिए C3 और C4। तो पहले C3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा देखो, e की पावर ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन 2। यहाँ से C4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, C4 कॉमन लोगे e की पावर ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन में दोनों के 2 है, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। C3 कॉमन लोगे e की पावर ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन इनकी और इनकी तुलना कर लीजिए। ये सेम इसी तरीके से है, जो थीटा है उसकी जगह ओमेगा टी है, ये भी सेम इसी तरीके से है,
जो थीटा है उसकी जगह ओमेगा टी। आर का मान कितना हो जाएगा हाइपरबोलिक के रूप में C3, ये कोस हाइपरबोलिक जो थीटा है उसकी जगह ओमेगा टी। आर का मान C3 ये कोस हाइपरबोलिक टी और ये C4 साइन हाइपरबोलिक टी। अब जो कांस्टेंट मान है उनका मान अपने को ज्ञात करना है C3 और C4, और उनका तरीका मैं आपको बता चुका हूं, वो अपन ज्ञात करेंगे प्रारंभिक अवस्था से। ठीक है, तो एक समीकरण और चाहिए, इसका अवकलन कर देंगे dr/dt। देखो C3 C4 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साइन और कोस का जब हाइपरबोलिक रूप में फलन होता है तो किसी में भी माइनस नहीं आता। जैसे कोस का करते हैं नॉर्मली रूप में, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन जब हाइपरबोलिक रूप में करेंगे तो प्लस में ही रहेगा वो। तो साइन का हो जाएगा, कोस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और फिर जो ओमेगा टी है उसका टी के सापेक्ष करोगे ओमेगा। क्या मान आएगा C3 ओमेगा साइन हाइपरबोलिक टी, यहां से C4 ओमेगा कोस हाइपरबोलिक टी, साइन हाइपरबोलिक टी का अवकलन कोस हाइपरबोलिक टी, ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा। ठीक है, साइन समीकरण 3 तक हो चुकी है। ये 4 और 5, तो प्रारंभ में एक बार इसमें रखेंगे और एक बार इसमें रखेंगे। तो इसमें देखो कौन कौन से मान रखोगे, आर का रखोगे और टी का रखोगे। तो प्रारंभ में देखो ओ से पी तक की दूरी है आर, तो प्रारंभ में ऊपर आर का मान 0, टी का मान 0। इसकी बात करें तो यहाँ पे चाहिए टी और आर डॉट, तो ऐसा कुछ इसने दे नहीं रखा है कि वो इस वेग से प्रस्थान होता है, तो दोनों का ही मान यहाँ पे 0। प्रारंभ में r इज इक्वल टू 0 और जो O है उस पर t का मान 0 है, और t समय तो बाद की स्थिति है बिंदु P पर। ठीक है, तो प्रारंभ में समय का भी मान 0, दूरी का भी मान 0, ये मान रखते हैं समीकरण 4 में। देखते हैं कौन सी समीकरण आती है कांस्टेंट C3 और C4 में। अपने को ओवरऑल जो कांस्टेंट दे रखे हैं C3 C4 उनके मान ज्ञात करने हैं। बात समझ में आ गई होगी, लिखिए आप इसको। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सही कर लेना। प्रारंभ में जो दूरी है वो d दे रखी है, देख लीजिए आप। तो छल्ले की दूरी है ध्रुव से वो कितनी है d है, तो ये इसको थोड़ा ठीक कर लेना। r का मान कितना हो जाएगा d हो जाएगा। तो जब ये टी का मान रखोगे 0, ये cos 0 हो जाएगा, ये sin 0 0। जो C3 है उसका मान कितना हो जाएगा d हो जाएगा।
C4 बच गया, तो उसके लिए और देखिए प्रारंभिक दर t इज इक्वल टू 0 और r डॉट का तो देखने से कोई मान दे नहीं रखा है, r का तो अपने को दे रखा था, जो दूरी थी d, वो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, समीकरण 5 से ये हो जाएगा, ये 0 C3 ओमेगा, ये साइन 0 C4 ओमेगा cos 0 1 साइन 0 0 C4 ओमेगा cos 0 1, ये पूरा पद 0 C4 ओमेगा इज इक्वल टू 0, यहाँ से C4 का मान C3 C4 के मान कहाँ रखोगे, समीकरण 4 में रखते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू C3 का मान D cos हाइपरबोलिक ओमेगा t, C4 का मान 0, आगे वाला पद 0। देखिए आंसर आ गया क्या, R इज इक्वल टू D cos हाइपरबोलिक ओमेगा t, जो ओमेगा t है उसकी जगह आ रहा है थीटा, और इसका प्रोसेस एक एग्जाम्पल आपको करवा चुके हैं, उसमें बता चुके हैं, अगर आपके दिमाग में आया हो। देखिए आगे, C3 व C4 के मान समीकरण 4 में रखने पर ये आपका समीकरण 6, ठीक है। R इज इक्वल टू D cos हाइपरबोलिक ओमेगा t, थोड़ा सा इसमें और चेंज करना है, तो देखिए ये अपने पास था d थीटा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा। अब इसको हल करेंगे तो ओमेगा t की जगह थीटा ही आएगा, पहले भी अपन इसको हल कर चुके हैं। चर पृथक्करण विधि अप्लाई करेंगे, d थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt, समाकलन करेंगे इसका, डी थीटा का समाकलन थीटा और dt का समाकलन t, C4 तक पहुंचने आ गए, C5 आ गया, C5 का मान ज्ञात कर लेंगे प्रारंभिक अवस्था से, यहाँ से ओमेगा टी का जो भी मान आएगा वो समीकरण 6 में अप्लाई हो जाएगा। ओके, लिख लो थोड़ा सा और, प्रारंभिक कोण का मान भी 0 और समय का मान भी 0। C5 का मान 0, समीकरण 7 से, जो थीटा है उसका मान ओमेगा टी, ये कहाँ पे रखोगे, समीकरण 6 में। R is equal to D
कोस हाइपरबोलिक थीटा। जो कि क्या है, छल्ले का अभिष्ट वक्र का समीकरण है। r इज इक्वल टू डी कोस हाइपरबोलिक थीटा। अब देख लीजिए यही आ रहा है, जिसमें वह मतलब छल्ला घूमता है, गतिमान है, गति करता है। ओके, तो ये होगा वो वक्र का समीकरण। थोड़ा सा जो e की पावर ओमेगा टी है और e की पावर माइनस ओमेगा टी है, उसको हमने चेंज किया है कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक। उसको थोड़ा सा आप सोच लेना, देखो वो वहाँ पे आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए, तो उसको डायरेक्ट मत लिख के आना, थोड़ा सा उसको सोल्व करके लिख के आना, अच्छा रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट कर लेना इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।